पहली बात तो ये बताएं कि ये इंडिया को क्या चमूने लड़ रहे हैं जो पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान एक दफ़ाई मुआहदा हो गया है मक्का मुआहिदा के नाम से। तो इंडिया क्यों इतना उतावला हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नवीद भाई। देखें, भारत हमेशा पाकिस्तान के हवाले से बड़ा तंग नज़र रहा है। उन्होंने ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में चीज़ों को देखने की कोशिश ही नहीं की, बिलखसूस मैं उनकी मीडिया की बात करूँ। उनकी गवर्नमेंट ने तो अभी तक सिर्फ इतना सा बयान दिया है ना, जो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि हम देख रहे हैं कि ये क्या मामलात क्या बढ़ रहे हैं यहाँ पर। लेकिन उनका मीडिया जो डिस्कस कर रहा है, मतलब आप उनके मीडिया की आवाज़ को यही समझें कि ये अप्रोच बुनियादी तौर पर नई दिल्ली की अप्रोच है। वो नई दिल्ली के अप्रूवल के बगैर एक लफ्ज़ भी वहाँ पे गोदी मीडिया जो है वो नहीं बोलता। जो सेन लोग हैं, मैं आपको वो भी बताता हूँ क्या बात कर रहे हैं, हम्म। प्रवीण सानी साहब जैसे। और जो दूसरी अप्रोच है जो बुनियादी तौर पर जाहिल भारतीयों को एड्रेस करती है, वो क्या कह रही है, मैं आपको वो भी बताता हूँ। पहले थोड़ा समझ लें कि मक्का मुआहिदा जो है क्या? डिफेंस अग्रीमेंट है, ये बुनियादी तौर पर है क्या, क्योंकि उसको फिर इंडिया की एंगलिंग के साथ उसको रिलेट करना आसान हो जाएगा। दो तरह की अप्रोचेस हैं जो इस वक्त डिस्कस हो रही हैं। एक तो ये कि ये सिर्फ इन तीन ममालिक के दरमियान होने वाला एक एग्रीमेंट है, पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान। और डिफेंस कॉपरेशन का एग्रीमेंट है, तीनों ममालिक की अफवाज मिलकर एक्सरसाइजेस करेंगी। मिलिट्री इक्विपमेंट जो है वो एक दूसरे के लिए उस तक रसाई आसान बनाई जाएगी। फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक मुल्क पर हमला, वो तीनों तीनों मुल्कों पर। ममालिक के ऊपर हमला तस्वर किया जाएगा। और उसमें तीनों ममालिक जो हैं उनकी अपनी अपनी एक बड़ी पोजिशनिंग है मुख्तलिफ एतबार से। सऊदी अरब एक बहुत बड़ी इकनॉमिक पावर है, तुर्किया की मिलिट्री बहुत मजबूत है। फिर जो मिलिट्री इक्विपमेंट है तुर्किया का वो बड़ा बेहतरीन है, बिलखुसूस जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है वो पूरी दुनिया में तुर्किया की ड्रोन टेक्नोलॉजी है, उसका एक अपना मकाम है। पाकिस्तान की जो अब का जो ऑपरेशनल एक्सपीरियंस है, पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप जिस तरीके से मामलात को देखती है, फिर पाकिस्तान की अपनी जो मिलिट्री प्रोडक्शन है वो बड़ी बेहतरीन है। दुनिया की बेहतरीन जो इक्विपमेंट इस वक्त दुनिया में बन रहा है मिलिट्री का, उसमें पाकिस्तान जो भी चीज़ बना रहा है वो इस वक्त बेहतरीन क्लास की हैदर, मैं आपकी इक्विपमेंट्स बात है। काट रहा हूँ। ये जो अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने एक सालिस का किरदार अदा किया बिटवीन ईरान एंड अमेरिका, और दुनिया माने या ना माने, जब पाकिस्तान में वो मुआहिदा हुआ इस्लामाबाद अकॉर्ड के नाम से, उसी के बाद से जंग बंदी शुरू हुई, जो कभी हुई कभी ना हुई। उसके बाद से ये मक्का मुआहिदा, क्या ये वजह तो नहीं है कि इंडिया जो है एक दफा फिर से, पहले उस मुआहिदा की वजह से और अब इस मुआहिदे की वजह से, वो उसकी दुनिया भर में जो है ना वो जगह क्या सही हो रही है। जागरसाई हो रही है, सुबकी का सामना करना अच्छा पड़ रहा देखिए, है? इसमें समहाउ एक बड़ा इंपॉर्टेंट एंगल ये है कि गुज़िश्ता साल जब हमने भारत को शिकस्त दी थी जंग में, उस वक्त से भारत में जो सीन एनालिस्ट्स हैं, जो स्ट्रैटेजी को समझते हैं, जो डिफेंस को समझते हैं, जो डिप्लोमेसी को समझते हैं, वो भारत पर तनकीद कर रहे थे। वो कह रहे थे कि यार, तुमने कहा कि दुनिया हमारे साथ खड़ी है, तुम्हारा तो मंजन किसी ने लिया ही नहीं। तुमने पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात लगाए, तुमने अपने 60 रुकनी वफूद को मुख्तलिफ ममालिक में भेजा, एक भी मुल्क से तुम पाकिस्तान के खिलाफ स्टेटमेंट नहीं निकलवा सके, तो ये तुम्हारा डिप्लोमेटिक फेलियर है। फिर मिलिटरीली पाकिस्तान ने जो कुछ भारत के साथ किया वो तो किसी से ढका छुपा नहीं है ना, झूठ जो मर्जी बोलते रहे वो। मैं आगे चलकर उनकी कुछ चीज़ें डिस्कस भी करूंगा। लेकिन दुनिया ने तो देख लिया ना कि पाकिस्तान की ताकत क्या है और भारत की हैसियत क्या है, भारत की औकात क्या है, वो दुनिया ने देख ली। और उसके बाद दुनिया की अप्रोच टूवर्ड्स पाकिस्तान एंड टूवर्ड्स इंडिया वो तब्दील हो गई। जिन लोगों को ये लगता था कि भारत एक बहुत बड़ी मिलिट्री कुव्वत है, वो देख ली उन्होंने देख लिया। और जो ये समझते थे कि भारत के मुकाबले में पाकिस्तान मिलिटरीली कमज़ोर है, उन्होंने वो पाकिस्तान का भी देख लिया कि पाकिस्तान की सलाहियत क्या है। तो वहाँ से चीज़ें इनिशिएट हो गई। भारत ने हर चीज़ को पाकिस्तान के हवाले से, मैंने जो कहा ना कि एंगलिंग, उसको रिलेट करना आसान इसीलिए होगा कि वो हर चीज़ को एक नैरो अप्रोच से देख रहे हैं। किस अप्रोच से? कि भारत में क्या डिस्कस हो रहा है, उसको काउंटर किस तरीके से करना है, इसको नेगेटिव किस तरीके से पोर्ट्रे करना है। जो सेन वॉइसेस हैं इंडिया की, उनकी अप्रोच मुख्तलिफ है, वो और एंगल से इसको देख रहे हैं। लेकिन मैं पहले इस एग्रीमेंट्स के से मुतालिक कुछ चीज़ें क्लियर करूं। देखें, जो मैंने आपको बताया कि एक तो अप्रोच है कि ये तीन ममालिक के दरमियान एग्रीमेंट है। दूसरा है कि जो जिस जंग का आपने हवाला दिया, ईरान और अमेरिका के दरमियान जो जंग हुई, और उसके बाद पाकिस्तान का जो किरदार बतौर सालिस पूरी दुनिया ने देखा एज ए पीस मेकर,
पाकिस्तान सामने आया और 47 साल के बाद दोनों ममालिक को मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाया। फिर इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर दोनों अतराफ से सदूर ने सिग्नेचर्स की। ये बहुत बड़ी चीज़ थी। डोनाल्ड ट्रंप और इधर से जो है वो मसूद पज़ेश्कियान साहब, उन दोनों ने इसको सिग्नेचर्स इस पर किए। फिर पाकिस्तान ने बतौर मॉडरेटर, बतौर सालिस इस डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर्स किए। तो बातें डे वन से हो रही थी कि अब एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा और रीजनल अलायंसेस जो हैं वो अब नए तरतीब होंगे। इस रीजन के एतबार से पाकिस्तान का किरदार सबसे अहम होगा। भारत का इन्फ्लुएंस ग्रेजुअली कम होगा, क्योंकि पाकिस्तान और भारत जो है उनके लिए इस वक्त रीजनली को एग्जिस्ट करना बड़ा मुश्किल है। अच्छी चीज़ तो ये है कि किया जाए ऑफ इंडिया, बिकॉज ऑफ कनिंग अप्रोच इन इंडिया और बिकॉज ऑफ एंटी पाकिस्तान अप्रोच इन इंडिया एंड बेसिकली एंटी इंडिया ऑल्सो। तो बुनियादी तौर पर ये जो मुआहदा है ये 3 ममालिक के दरमियान मुआहदा नहीं है। आप मुस्तकबिल में देखेंगे कि इसका दायराकार वसी होगा। आगाज में मजीद लाइक माइंडेड कंट्रीज इसका हिस्सा बनेंगे। कुछ ममालिक ने ख्वाहिश का इजहार किया है, लेकिन उनको अब देखा जा रहा है कि किस तरीके से उनको इसके अंदर शामिल किया जा सकता है। इवन इंडिया ने क्या किया, जो आपका सवाल का बुनियादी नुक्ता था ना कि भारत को क्या तकलीफ है। इंडिया ने 2 तरह से इसको लेकर नेगेटिविटी फैलाई। एक तो उन्होंने कहा जी कि ये सुन्नी इत्तेहाद है अगेंस्ट द शिया मुस्लिम्स, तो ईरान के खिलाफ इत्तेहाद है। फिर भारत में एक अप्रोच रही है कि हर चीज़ को में से एक नेगेटिव एंगल निकालना है पाकिस्तान को लेकर। जिस वक्त ईरान और अमेरिका की जंग का आगाज़ हुआ तो भारत ने इनिशियली कहा कि पाकिस्तान ने सपोर्ट प्रोवाइड किया है अमेरिका को, और ईरान जो है ये मुस्तकबिल में पाकिस्तान पर भी हमला करेगा। अच्छा, फिर जब पाकिस्तान ने दोनों ममालिक के दरमियान डायलॉग को इनिशिएट किया, बैकडोर डिप्लोमेसी का आगाज़ किया, तो भारत ने कहा पाकिस्तान की इतनी हैसियत है कि पाकिस्तान जो है वो ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात करवा सके। फिर दोनों ममालिक ने कहा जी कि पाकिस्तान जो है वो हमारे दरमियान मुज़ाकरात करवा रहा है। फिर बात हुई जी कि इस्लामाबाद में मुज़ाकरात होंगे। पीस टॉक्स जो इस्लामाबाद में हुई, जब जेडी वैंस और डॉक्टर बाकर गालिबाफ साहब इस्लामाबाद आए, तो भारत ने कहा है वो पाकिस्तान तो आ ही नहीं सकते, ये पाकिस्तान जो है ये शुरलियाँ फेंक रहे हैं, बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की तो हैसियत ही नहीं है। पाकिस्तान का डिप्लोमेटिकली कौन सा इतना बड़ा कद है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात अब इस्लामाबाद में हूँ। फिर जब ईरानी वफद पाकिस्तान आ गया और उधर से जेडी वैंस ने पाकिस्तान आने के लिए परवाज़ का आगाज़ किया और रीफ्यूलिंग के लिए वो पेरिस रुके, उन्होंने कहा देखा ये जेडी वैंस यहाँ से वापस चला जाएगा, ये धोखा दिया है पाकिस्तान के थ्रू, अमेरिका ने जलील किया बुनियादी तौर पर ईरानियों को। जेडी वैंस भी इस्लामाबाद आ गए। फिर जब मुज़ाकरात जिस दिन इस्लामाबाद में होने थे उस दिन पाकिस्तान के जो दस्ते थे, फौजी दस्ते, वो सऊदी अरब चले गए, हमारे कुछ स्क्वाड्रन्स गए। तो उन्होंने कहा देखें पाकिस्तान ने ईरान को वहाँ पर बिठाकर तो ईरान को धोखा दे दिया है, हर चीज़ में शुद्ध नहीं छोड़े। ठीक है, उसके बाद जी ईरान को तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ईरान तो जानता था कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक दिफाई एग्रीमेंट है। अच्छा, लेकिन उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान ने ईरान को धोखा दे दिया है। कुछ दिन के बाद एक और शुरली फेंकी, उन्होंने कहा जी कि जिस वक्त जेडी वैंस का त्यारा नूर खान एयरबेस पर लैंड हुआ तो पाकिस्तान ने ईरानियन मिलिट्री के कुछ एसेट्स को प्रोटेक्ट किया हुआ था नूर खान एयरबेस पे। वहां पर ईरानी जहाज खड़े थे, तो पाकिस्तान जो है वो ईरान के हवाले से अमेरिका को धोखा दे रहा है। यानी आज हम ईरान को धोखा दे रहे हैं, कल हम अमेरिका को धोखा दे रहे हैं। फिर अमेरिकन इंटेलिजेंस इतनी बेवकूफ़ है अकॉर्डिंग टू इंडियन मीडिया कि अमेरिका का नायब सदर जो ताकत के एतबार से दूसरी बड़ी ताकतवर शख्सियत है अमेरिका में, उसका त्यारा पाकिस्तान की नूर खान एयरबेस पे, और अमेरिकन अथॉरिटीज़ को नहीं पता कि वहाँ पर हमने ईरानी त्यारे भी छुपा के रखे हुए, वो पता नहीं खिलौने थे छोटे छोटे जो हम लोगों ने छुपा के कहीं रख दिए। अच्छा, उसके बाद अगले मरहले में इन्होंने क्या कहा, अब जी ये तो मुज़ाकरात कामयाब ही नहीं हो सकते चूँकि पाकिस्तान गारंटर है। मुज़ाकरात भी कामयाब हुए अल्हम्दुलिल्लाह। फिर इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग उसको नाम दिया गया। अब ये वो सारे प्रेशर्स थे जो भारत में बन रहे थे। अब फिर भारत के अंदर लोगों ने डिस्कस करना शुरू किया कि यार पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है मिडल ईस्ट के अंदर, जहाँ पर एक बड़ी इंडियन पॉपुलेशन, मजदूर वहाँ पर मौजूद हैं, उनके दीगर मुख्तलिफ सेक्टर्स में वहाँ पर लोग काम कर रहे हैं।
तो पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, अल्टीमेटली पाकिस्तान की इकोनॉमी को फ़ायदा होगा, तो ये तो भारत के लिए बड़ी ख़तरनाक चीज़ें हैं। तो उन्होंने यहाँ से भी नेगेटिव एंगल्स लेके आना शुरू किए। अच्छा, अब वो क्या कहते हैं इनिशियली कि जी पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान ये जो दिफाई मुआहदा हुआ है ना, ये पाकिस्तान ने ईरान को धोखा दिया है। यहाँ पे धोखे भी ख़त्म नहीं हुए, ये पाकिस्तान ने ईरान को धोखा दिया। और उसके बाद जब टर्किश फॉरेन मिनिस्टर ये कहते हैं कि ये दिफाई मुआहदा ईरान के खिलाफ नहीं है, तो अब वो कह रहे हैं कि तुर्की और पाकिस्तान ने तो सऊदी अरब को धोखा दे दिया। तो वो ये नेगेटिव एंगल्स एक्सप्लोर करें। अब सेम लोग वहां पर क्या बात कर रहे हैं, जो बुनियादी तौर पर एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान नए ग्लोबल ऑर्डर को समझ के उसके मुताबिक काम कर रहा है। नए ग्लोबल ऑर्डर में अब समझें कि दुनिया की रीमैपिंग हो रही है, नए अलायंसेस बन रहे हैं। अब उन अलायंसेस में ये जो रीजन है, इसको तो वैसे ही कहते हैं ना कि अब ये सदी एशिया की सदी है। बिल्कुल। उसमें ये वाला जो खित्ता है मिडल ईस्ट का, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है। तो उसमें है भी मोस्टली इस्लामिक कंट्रीज हैं, और हर मुल्क के साथ हमारे ताल्लुकात ज़रूर अच्छे रहे हैं, लेकिन कुछ ममालिक जिस तरह सऊदी अरेबिया है, उनके साथ हमारे बड़े तारीखी ताल्लुकात हैं। अब दूसरे ममालिक ने भी एंगेज करना शुरू किया। एक चीज़ ये हुई कि अमेरिका को जो एक बहाना चाहिए था ना इस जगह पे, इस खित्ते में रहने का, दैट वाज ईरान। ईरान के खौफ से मशरिक़ वस्ता के ममालिक को कन्विंस करना कि तुम्हें अपनी हिफाजत के लिए ईरान से हमारी ज़रूरत है। अब मशरिक़ वस्ता के ममालिक ने देख लिया कि जब उनको अमरीकी तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत थी, तो अमेरिका अपना भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सका, अपनी बेसिस को भी नहीं बचा सका, और मशरिक़ वस्ता के ममालिक को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने की बजाय अपने एसेट्स उठाए और सारे इजराइल के पास ले गया, इजराइल को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो वहाँ पर भी एक अप्रोच चेंज होना शुरू हुई कि यार हमें अपनी सिक्योरिटी के लिए अमेरिका पर रिलाय नहीं करना। तो अब अमेरिका पर रिलाय नहीं करना, तो फिर किसकी तरफ बढ़ना है? कोई एक ऐसी मजबूत मिलिट्री कुव्वत जिसको वो ट्रस्ट कर सकें, और जो वो समझते हो कि ज़रूरत पड़ने पर जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस तय हुई हैं उस पर वो उनको सिक्योर कर सके। तो उसमें सबसे रिलायबल पाकिस्तान था, और ख़ास तौर पे 10 मई के बाद जो मामला थे। तो मैं अक्सर बात करता हूँ कि 10 मई को जो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को कामयाबी दी गुज़िश्ता साल, उसके बाद बहुत से दरवाजे खुले, ये उनमें से एक दरवाज़ा है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन करना चाहूँगा। ये जो साबिक इंडियन आर्मी चीफ थे जनरल उपेंद्र द्विवेदी, उन्होंने क्या ये छोड़ी है कि पाकिस्तान ने इंडिया के साथ राब्ता किया था? मैं ये वाला बड़ा मज़ेदार आपने सवाल किया, मैं इसको आपको आगे चल के जवाब देता हूँ, लेकिन उससे पहले एक भारत का खौफ है, मैं उसको भी एड्रेस करना चाहता हूँ। अब देखें, सऊदी अरब जो है ना नवीद भाई, ये अमेरिका से जो ममालिक सबसे ज़्यादा असलहा ख़रीदते हैं उनमें सऊदी अरब उन ममालिक में शामिल है। इनके पास बेहतरीन जहाज़ हैं, मिलिट्री इक्विपमेंट है, जो है वो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स हैं। फिर अगर आप तुर्किया की बात करें, एक तो तुर्किया और रशिया भी अपनी टेक्नोलॉजी एक दूसरे के साथ भी शेयर करते हैं। फिर तुर्किया की जो अपनी मिलिट्री इंडस्ट्री है, बिलखुसूस गुज़िश्ता एक दहाई के अंदर उसने अपना आप मनवाया है दुनिया में। स्पेसिफिकली अगर हम ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात करें, तो इस वक्त अगर मैं ये कहूँ कि दुनिया के बेहतरीन ड्रोन्स वो तुर्किया में बन रहे हैं, तो ये गलत नहीं होगा। तो अब आप देखें, फिर पाकिस्तान की तरफ आ जाएं। पाकिस्तान की जो अपनी डिफेंस इंडस्ट्री है, जो चीज़ें हम बना रहे हैं, कुछ तुर्किया के तावन से, कुछ चीन के तावन से, कुछ हम इंडिजिनसली बना रहे हैं। फिर पाकिस्तान अपनी जो दिफाई ज़रूरियात है वो ज़्यादातर चीन से पूरी कर। अब दुनिया में 3 ग्रेट पावर्स हैं, अमेरिका, चीन और रूस। अब तीनों की दिफाई टेक्नोलॉजी जो है वो इन 3 ममालिक के पास। हमारे पास चीनी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है, तुर्किया के पास अपनी टेक्नोलॉजी प्लस रशियन टेक्नोलॉजी, सऊदी अरब के पास अमेरिकी टेक्नोलॉजी। अब ये तीनों के इश्तिराक से एक नई आलमी फ़ौज बन रही है, जिसमें अगर आप नंबर्स देखें तो ये 31 लाख से ज़्यादा नंबर्स बनते हैं इज्तिमाई तौर पर। फिर अगर आप इनकी एयरफोर्स को देखें तो 3000 से ज़्यादा इनके पास फाइटर जेट्स बनते हैं, तीनों के पास। अगर हम इनको मिलाकर तीनों की स्ट्रेंथ को हम डिस्कस करें, तो ये किसी भी दुनिया के मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है। और अगर हम इस दिफाई मुआहदे को पॉजिटिवली लेकर चलें, तो
हम इसको जंगी एतबार से नहीं डिस्कस करते। आप ये समझें कि इस मुआहदे के बाद जंग के इम्कानात कम हो जाएंगे, क्योंकि जिसने जंग मुसल्लत करनी है उसको सोचना पड़ेगा कि इसकी कीमत मुझे क्या अदा करनी है, क्योंकि जंग में आपने दुश्मन को हर एतबार से शिकस्त देनी है, आपने उसके लिए कॉस्ट ऑफ वॉर को बढ़ाना है, तो आपने उसके लिए महंगी करनी है जंग। तो जब उसने देखना कि भाई मेरे सामने 31 लाख की फौज है, मेरे सामने 3000 फाइटर जेट्स हैं जिनमें बेहतरीन पायलट्स हैं दुनिया के, वो पायलट्स जिन्होंने भारतीय आजमूदा जिन्होंने मैदान जंग में साबित किया, जिन्होंने रफाल गिराए। तो ये दो कैपिटल्स जो हैं, एक जो फादरलैंड है तल अबीब और एक जो मदरलैंड है नई दिल्ली, ये दो कैपिटल्स इस वक्त शदीद तकलीफ में है और इनकी तकलीफ वो समझ में भी आ रही है। तो अब या तो नई दिल्ली को अपने जो घटिया अजाइम है पाकिस्तान को लेकर उनसे पीछे हटना होगा, या फिर चूंकि उसको अंदाजा है कि पाकिस्तान की मिलिट्री कुव्वत का वो मुकाबला नहीं कर सकते, और इस वक्त तो बहरहाल देखें जब आपको जंग में शिकस्त होती है ना, तो आप शिकस्त से ज़हनी तौर पर बहुत साल पीछे चले जाते हैं, आपकी फौज का मोराल गिर जाता है। फिर जैसी घटिया लीडरशिप इस वक्त भारत की तीनों आर्म्ड फोर्सेस की है, वो तो किसी का मोराल हो भी तो वो उसका डाउन हो जाए। और वैसे भी मोदी हुकूमत के ऊपर जितना क्रिटिसिज्म हो रहा है, आप मिनॉरिटीज को देख लें, आप ह्यूमन राइट्स को देख लें, अभी स्टूडेंट्स देखें ना, अब तो हिंदू स्टूडेंट्स भी निकल आए बाहर, वो बाहर निकल आए। अभी इस वक्त झारखंड में बहुत ज्यादा हालात खराब है, रांची में जो स्टूडेंट्स निकले हुए। अब जो आपने सवाल किया जनरल उपेंद्र द्विवेदी के से मतलब, देखें जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो है, ये अभी रिसेंटली इसका टेन्योर खत्म हुआ एज इंडियन आर्मी चीफ, और इसका शुमार दुनिया के उन सिपा सालारों में होगा जिनके टेन्योर के अंदर उनकी जंगों को इबरतनाक शिकस्त मिली। अच्छा, भारत में ये लोग D1 से बात कर रहे थे कि हमने 6 तारीख को जो पाकिस्तान पर फिजाई हमले किए, उसके बाद हमने अपने अहदाफ हासिल कर लिए। उपेंद्र द्विवेदी अब ये शुरली फेंक रहा है कि 10 तारीख को पाकिस्तान ने जब सीज फायर के लिए कांटेक्ट किया, एज पर जनरल उपेंद्र द्विवेदी, पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की इंडिया से सीज फायर के लिए, तो हमने कहा जी कि हमारे तो अभी कुछ अहदाफ रहते हैं। तो बेगैरत के बच्चे, तुम पहले ये बात कर रहे हो कि 6 तारीख को हमने अपने अहदाफ हासिल कर दिए हैं, तो 10 तारीख को तुम्हें खत्म हो जाने चाहिए थे। अब ये शुरली क्यों फेंकी? इन्होंने 2 काम किए। एक तो ये कि एवरीवन नोज कि 10 तारीख को सुबह 10 साढ़े 10 बजे कर्नल सोफिया कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या था। कर्नल सोफिया कुरैशी ने क्लियरली कहा था कि भारत मजीद जारहियत नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि वो टह चुके हुए थे। यस, जहाज तो उनके हमने 6 तारीख की रात को गिरा दिए, 6 और 7 अप्रैल की रात को। उस वक्त उसके बाद उन्होंने अपनी फिजाइया पीछे खड़ी कर दी। उन्होंने तो अपने एसेट्स को बचाने के लिए वो आखिरी बेसिस पर ले गए अपनी फिजाइया को। तेजस जो इन्होंने 46 साल तेजस को, बल्कि 43 साल सॉरी इन्होंने तेजस को दिए, इनको डे 1 से वो पीछे ले गए थे ताकि ये जेन में भी ना लेके आए कि हमने इसका इस्तेमाल करना है। कहाँ 1983 में तेजस शुरू किया था इन्होंने, हमने 1995 में JF-17 थंडर का प्रोजेक्ट शुरू किया था। अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो इस्तेमाल किया अपने जहाज जी, और हमने फिर अपने जहाज़ों से तबाही भी मचाई, उनके S-400s भी हमने तबाह किए। तो वो जो अब फिर सेकेंडली इन्होंने कहा हमारे बंदे को नहीं मरे, अब उनके बंदों के भी नाम सामने आ गए, फिर वो उसका भी सारी चीज़ें सामने आ गई। फिर 1 साल बहस होती रही भारत के अंदर जहाज़ों के हवाले से। इनकी एयरफोर्स ने रिसेंटली एक डॉक्यूमेंट इनके मीडिया के तवस्सुत से लीक करवाया। अभी तक इनकी एयरफोर्स की कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट उस पर नहीं है, लेकिन इंडियन मीडिया ने कहा जी कि हर जनरल का हम पहुंच गए उस डॉक्यूमेंट तक, जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू इंडियन एयरफोर्स ने डिसॉल्ट एविएशन को कांटेक्ट किया है कि हमारे 36 रफाल्स को जो है वो उनकी मेंटेनेंस की जाए। तो आप देखें इसमें 36 का नंबर लिखा हुआ, तो पाकिस्तान तो कह रहा था कि हमने तबाह कर दी है 4, तो ये 36 की है। अब वो उसके ऊपर आज की तारीख तक इंडियन एयरफोर्स की कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। लेकिन मकसद क्या था इस डॉक्यूमेंट को, ताकि वो जो लोग सवाल कर रहे हैं ना उनको किसी तरीके से काउंटर किया जाए। बात ये है कि जिसने आंखों से गिरा देखा है, जो लोकसभा में तस्वीर लेके अमरिंदर सिंह इनका मेंबर था, वो उसने तस्वीर दिखाई थी कि भाई ये मेरे हल्के में गिरा है।
आपके चैनल्स ने दिखाया। और वो किसने कहा था कि जंग में जितने जहाज गिरते हैं ये मैटर नहीं ये करता? दो बातों देखें ना, एक भारती जो इनके हाँ। एयरफोर्स के रिप्रेजेंट करते हैं, उनके स्पोक्स पर्सन थे, उनसे दी हिंदू के रिपोर्टर ने पूछा कि पाकिस्तान ने क्लेम किया कि हमने रफाल समेत भारतीय कुछ जहाज गिराए हैं। हाँ। तो उन्होंने कहा जी कि ये मैटर नहीं करता, लॉसेस आर पार्ट ऑफ बैटल। अच्छा, फिर CDS अनिल चौहान जो उस वक्त भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, उनसे जब ब्लूमबर्ग की एंकर ने सिंगापुर में सवाल किया कि भाईजान आपके जहाज गिराए हैं पाकिस्तान ने, तो कितने जहाज गिराए हैं? उसने कहा नंबर्स मैटर नहीं करते, मैटर ये करता है कि हमने अपनी गलती से सीखा। अब सीखा क्या? कि हम इस काबिल नहीं है कि हम पाकिस्तान की फिजाइया का मुकाबला कर सकें, तो लिहाजा बेहतरी इसी में है कि हम अपने जहाज पीछे ले जाएं। दूसरा, कर्नल सोफिया कुरैशी, अब इनके पास, भारत के पास और क्या था? इंडियन नेवी, या ये अपने मिसाइल्स का इस्तेमाल करें? इन्होंने ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया पाकिस्तान के खिलाफ। नेवी का इनको अंदाजा हो गया कि ये अब 1 किलोमीटर भी पाकिस्तानी पानियों की तरफ बढ़ी तो ये समंदर बुर्द होंगे हमारे एसेट्स। तो इनकी नेवी खामोश रही। उन्होंने कहा भाईजान तुसी आप ही लड़ो, आप ही मरो, साढ़े वाल ना हो, असी पहले ही अपनी आप दोजा तबाह करवा ली है पाकिस्तान को। और फिर रिसेंटली 2016 और 2022 से अब देखें, आलम ये है कि ये पता नहीं कौन सी ताकत बनते हैं। आगे हम इनकी नेवी को डिस्कस भी करेंगे। 4 इनकी सबमरीन्स हमने ढूंढ के इनको वापस की, बेगैरत के बच्चों, इनको वापस अपनी डॉकयार्ड्स में लेके जाओ, नहीं तो हम तबाह कर देंगे। पहले भी हमने किए। तो फिर पीछे रह गए इनके मिसाइल्स। ब्रह्मोस इन्होंने चलाए, हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को हिट करने की कोशिश की, जवाब में 26 मिलिट्री इंस्टॉलेशंस तबाह करवाई। तो फिर कर्नल सोफिया कुरैशी के पास और क्या चीज थी? S-400 तबाह करवा दिए। 2 ही थे ना पाकिस्तान के लिए, 2 स्क्वाड्रन्स थे S-400 के, एक भुज में, एक आदमपुर में, दोनों तबाह हो गए। अब इनके पास अपनी हिफाजत के लिए कुछ नहीं था। एक मेरा ख्याल रिप्लेस कर दिया, एक बैटरी और मांग रहे हैं वो। तो अब उनके पास कुछ नहीं था। तो कर्नल सोफिया कुरैशी ने आके 10:30 बजे कह दिया कि भाईजान हम मजीद एस्केलेशन नहीं चाहते। तो अब ये उपेंद्र द्विवेदी बुनियादी तौर पर ये चाहता है कि इसको फिर मोदी गवर्नमेंट कहीं ना कहीं सेट करे। उसके लिए जरूरी है कि इस तरह की एडवाइजर बनना चाह रहा है, इस तरह की शुरलियां फेंके, वो शुरलियां वो फेंके। अच्छा चलें आगे चलते हैं। ये इंडिया अपनी नेवी की एक्सपेंशन पर $28 बिलियन से ज्यादा खर्च करने जा रहा है, इसको क्या हो गया एकदम? अच्छा नवीद भाई, देखें ये सिर्फ अपनी नेवी के ऊपर नहीं है, अदरवाइज भी बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग कर रहे हैं अपनी मिलिट्री पर। अच्छी चीज़ है, ठीक है, अगर अपने दिफा के लिए समझते हैं कि हमें खर्च करना चाहिए तो ज़रूर करें, लेकिन ब्लाइंड इन्वेस्टमेंट नहीं होनी चाहिए। इन्होंने किया क्या अभी तक? आप सिर्फ मई 2025 ऑनवर्ड्स देखें, $40 बिलियन की इन्होंने फ्रांस के साथ रफाल डील की। $3 बिलियन, तकरीबन $3 बिलियन इन्होंने एमका के प्रोटोटाइप के लिए। $5.5 बिलियन जो अभी रिसेंटली इनके डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने अप्रूव किया। अब ये मिला के तकरीबन $48.5 बिलियन बनते हैं। फिर $28 बिलियन प्लस इन्होंने अब दोबारा जो है अपनी नेवी के लिए की एक्सपेंशन प्रोग्राम, बिगेस्ट एक्सपेंशन प्रोग्राम, तकरीबन मोर देन $75 बिलियन, $76 बिलियन प्लस, जिस तरह बात कर रहे हैं कि ये अपनी मिलिट्री पर गुज़िश्ता 1-1.25 साल के अंदर इन्होंने स्पेंड किया। अब ये कर रहे हैं, इनकी अप्रोच इनकी नेवी को लेकर के, हम पहले एमका को भी डिस्कस कर चुके हैं, हम रफाल डील को भी डिस्कस कर चुके हैं। इनकी अप्रोच ये है, ये 74 नए वॉरशिप्स खरीदना चाहते हैं। और अब इनका मीडिया ये कह रहा है कि हमारे पास इस वक्त एग्जिस्टिंग 120 से 130 वेसल्स हैं, जिनमें सबमरीन्स भी हैं, जिनमें छोटी कश्तियाँ भी हैं, जिनमें फ्रिगेट्स भी हैं। तो अब ये हम 200 का नंबर लेके जाना चाहते हैं, लेकिन वो ये नहीं बता रहे कि इनकी बहुत सी सबमरीन्स और बहुत सी जो शिप्स हैं जो इंडियन नेवी के इस्तेमाल में है, वो अब रिटायर होने वाली हैं। तो इनको अपनी नेवी के लिए ज़रूरत है नए जहाज़ों की। सेकेंड, पाकिस्तान ने जो चीन के साथ हंगूर क्लास अटैक सबमरीन्स का जो कॉन्ट्रैक्ट किया, और अब पहली हंगूर क्लास अटैक सबमरीन चाइना से पाकिस्तान आ गई, और अगली 2 से 3 सालों में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 2028 तक जो 4 सबमरीन्स इस प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान में बन रही हैं और 4 चाइना में बन रही थी, जो अब 3 रह गई, ये 8 सबमरीन्स जो हैं ये पाकिस्तान की नेवल फ्लीट का हिस्सा होंगी, जिसमें से फिर पाकिस्तान शायद मुस्तकबिल में बे ऑफ बंगाल में भी कुछ डिप्लॉय करे। अब ये जो सबमरीन्स थी, अटैक सबमरीन्स, 2 चीज़ें थी। एक तो हंगूर के नाम से भारत को बड़ा खौफ है, हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से हंगूर जो है वो भारत के लिए, भारतीय नेवी के लिए खौफ की अलामत है। दूसरा, इसमें AIP टेक्नोलॉजी है, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन। इससे क्या होता है कि जो आपकी सबमरीन है
इसका अंडर वाटर टाइम जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। सेकेंडली, इसको जो है वो डिटेक्ट करना कंपैरेटिवली दैट इज डिफिकल्ट। तो इंडियन नेवी के पास इस तरह की सबमरीन्स नहीं थी, तो इन्होंने अब जर्मनी से $8 अरब के एक अग्रीमेंट के ऊपर ये काम कर रहे हैं, जिसमें इसी टेक्नोलॉजी के सबमरीन्स इन्होंने 9 से आगाज किया था कि पाकिस्तान ने 8 लिए तो हम 9 लेंगे, 9 के बाद ये फिर 8 पे आ गए। अब कुछ इत्तलात हैं कि शायद इनिशियली ये 6 सबमरीन्स अभी फाइनलाइज नहीं हुई, पता नहीं चीज़ें फाइनलाइज होती हैं या नहीं होती, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि चीज़ें काफ़ी एडवांस स्टेज पर हैं और किसी भी वक्त जो है ये डील अनाउंस हो सकती है, जिसमें ये जर्मनी से AIP टेक्नोलॉजी की जो सबमरीन्स हैं, नई सबमरीन्स हैं, वो 6 ये भारत लेने जा रहा है। अच्छा, दूसरा फिर जो मैंने आपको वॉरशिप्स का बताया, तीसरा ये समझ इनकी ज़रूरत भी ज़्यादा है हमसे, हमारी जो कोस्टल लाइन है दैट इज़ ऑफ अराउंड 1100 किलोमीटर्स, उससे भी कम है। इंडिया की जो है इनके आइलैंड्स जो है और प्लस इनकी जो कोस्ट लाइन है सारी, इसको आप देखें तो ये 11,000 किलोमीटर्स बनती है। तो इनको अपनी कोस्ट लाइन की प्रोटेक्शन के लिए डेफिनेटली हमसे एटलीस्ट 10 टाइम्स ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत है। तो 10 टाइम्स ज़्यादा इनके पास रिसोर्सेज है नहीं इस वक्त, तो उनको भी पूरा करने के लिए जो गैप है ये इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तीसरी चीज़, इनके मतलब औकात टकेगी नहीं है, लेकिन ये सोचते हैं कि जी हम दुनिया की पता नहीं कितनी को बड़ी ताकत है। ये अपने कुछ मजीद एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं और ये ना ब्लू वाटर फोर्स बनाना चाहते हैं जी। ब्लू वाटर फोर्स इनका 2035 तक इनका प्लान है कि हम एक ब्लू वाटर फोर्स बनाएं और फिर इंटरनेशनल वाटर्स में भी हमारी एक बड़ी प्रेजेंस हो। तो जो मेरी कुछ लोगों से बात हुई इस हवाले से, जो दोनों ममालिक की नेवी की आप कह लें कि ताकत को भी समझते हैं, उनकी एबिलिटीज़ को भी समझते हैं, उनका ये ख्याल है कि ये सिर्फ महज अच्छी लफाजी है। हाँ। और ये अच्छे आप कह लें कि अपने लोगों को पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये अच्छी बातें, प्रैक्टिकली इंडियन नेवी की औकात नहीं है कि वो ये सब कुछ कर सकें। दूसरा ये कि जितने इनके पास अभी तक रिसोर्सेज हैं, देखें पाकिस्तान से एक बड़ी इकोनॉमी है भारत, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन भारत के मसाइल भी पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर गुर्बत पाकिस्तान से ज़्यादा है, वहाँ पर 1.5 अरब की तो आबादी है और आपका देखा ना 70-80 करोड़ लोगों के पास वॉशरूम जैसी बेसिक फैसिलिटी नहीं है। उनकी 80% के करीब पॉपुलेशन वो है जो 2 वक्त का खाना रोज़ नहीं खा पाती। फिर वहाँ पे अभी उनका बड़ी बातें उनके एजुकेशन सिस्टम की होती थी, माजी में अच्छा रहा होगा, अभी जब से इन्होंने अपने एजुकेशन सिस्टम को शिफ्ट कर दिया टुवर्ड्स RSS आइडियोलॉजी, तो ग्रेजुअली वो भी दुनिया में इनके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो भारत के लिए आगे आने वाले साल कोई बहुत अच्छे नहीं है। ये गुर्बत भी मज़ीद बढ़ेगी, बेरोज़गारी भी मज़ीद बढ़ेगी, प्रॉब्लम्स भी वहाँ पर मज़ीद बढ़ेंगी। तो ये वो पैसा जो आप एक आम इंडियन की ज़िंदगी के मेयार को बेहतर करने पर खर्च कर सकते थे, सिर्फ अपने पॉलिटिकल एजेंडे को सर्व करने के लिए आप जो हरकतें कर रहे हो, उसका फायदा कोई नहीं हो रहा। वैसे भी उन्होंने एयरफोर्स के ऊपर इतना पैसा लगाया तो उसका नतीजा क्या निकला? उनकी नेवी के ऊपर भी वो जितनी स्पेंडिंग कर रहे हैं उसका भी नतीजा जो है वो सिफर होगा। तो ये इस अप्रोच के साथ बुनियादी तौर पर ये काम कर रहे हैं और ये इसके अंदर ठीक है वॉरशिप्स ले लें, मैंने बताया ना इनकी कोस्टल लाइन लंबी है 11,000 किलोमीटर की। सेकंड ये बात करते हैं जी कि हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज जो है वो चाइना है, लेकिन ये चाइना के खिलाफ जो भी चीज़ लेते हैं वो स्पेसिफिकली चाइनीज़ थ्रेट को जहन में रख के नहीं लेते। ये बेसिकली पाकिस्तान को एड्रेस करते हैं, बात करते हैं चाइना की, लेकिन ये पाकिस्तान की औकात नहीं कि चाइना के को काउंटर करने के लिए कोई स्ट्रेटजी तो ये पाकिस्तान की को भी काउंटर नहीं कर सकते, पाकिस्तान को बेचते हैं कि बस। लेकिन ये चाइना के हवाले से डिस्कशन करके तो ये बुनियादी तौर पर ये मैं समझता हूँ कि कुछ चीज़ें अलार्मिंग हैं। हमें भी, मैं बार बार एक बात करता हूँ कि कोई शक नहीं है कि हमारी मईशत इस वक्त शदीद क्राइसिस का सामना है उसको, और हमें अपने लोगों का मेयार ज़िंदगी मज़ीद बेहतर करना, उस पर इन्वेस्ट करना है, लेकिन उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है एग्जिस्ट करना। हम एग्जिस्ट करेंगे तो हम अपने लोगों के लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं इंशाल्लाह। और हमें एक बहुत बड़ा ख़तरा है भारत से। भारत अपने साथ अफ़गान तालिबान को एंगेज कर चुका है, इजराइल उनको सपोर्ट कर रहा है, तो हमें ये थ्रेट्स हैं, हमें अपनी जो मिलिट्री है उसके ऊपर मज़ीद इन्वेस्ट करना है, ये ज़रूरत है। और हमें इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि फौरी तौर पर अपना पेट काटने की ज़रूरत पड़ती है, नौबत आती है, ज़रूर करें, लेकिन
इस वक्त अपने दिफा को जितना मजबूत बना सकते वो बनाए, और नेवी के ऊपर भी हेवी इन्वेस्टमेंट करें। हमें नए हथियार लेकर आने। देखें, अभी हम बहुत सी चीज़ें खुद बना रहे हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि बहुत बेहतरीन। अभी जो स्मैश हमने सिस्टम बनाया हमारी नेवी ने, अल्हम्दुलिल्लाह 100% इंडिजिनस सिस्टम है हमारा, एंड दैट इज अ वेरी बिग थ्रेट टू इंडिया एज वेल। फतह सीरीज के हमारी जो इस वक्त रॉकेट फोर्स बना रही है, वो भी जरूरत पड़ने पर हम जलवे दिखाएंगे भारत को। अभी तो हमको 14 अगस्त को भी जलवे दिखाने जा रहे हैं इंशाल्लाह ये 14 अगस्त के अंदर हम बहुत कुछ दिखाएंगे भारत को, बहुत सरप्राइजेस देंगे। तो मेरा अगेन आर्ग्यूमेंट ये है कि अपनी जो हमारा बजट है, हमें जिधर से भी काट कर देखें, जो बेसिक नेसेसिटीज़ है लोगों की वो पूरी करें, फजूल खर्चियाँ ख़त्म करें, और अपना दिफा जितना मजबूत बना सकते हैं। आज की तारीख में आपके हमसाया में जो आपका दुश्मन मुल्क है, जिसको आपके वजूद से मसला है, वो जिस घटिया अप्रोच के साथ इक़्तिदार में बैठा है, आप जितना भी स्पेंड करें अपनी मिलिट्री पर तो कम है, वो कम है। चलें एंड पे बताएं कि ये पाकिस्तान जो सरक्रीक पर अबाबिल दिफाई मशकें कर रहा है, इससे भी इंडिया को कोई मसला आ रहा है? ये तो हमारा इंटरनल मैटर है, हम जो मर्जी करें। देखिए, बुनियादी तौर पर बुज़दिल लोग हैं, कायर लोग हैं। हुआ क्या है, गुज़िश्ता साल त्रिशूल के नाम से इन्होंने एक मिलिट्री एक्सरसाइज की, और यहीं सरक्रीक पे ही इसमें सरक्रीक था, ये गुजरात का एरिया था, राजस्थान का एरिया था, हमारा सिंध के साथ जो इनका एरिया लगता है। और उस वक्त अप्रोच ये थी कि भारत जो इब्तदाई तौर पर गुज़िश्ता साल भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया था, वो किया था ये लाहौर और ये वाली जो हमारी बेल्ट है जी, जो जिसमें इंडियन पंजाब के साथ जो हमारा लगता है, फिर कश्मीर का जो महाज था, यहाँ पर ज़्यादा सरगर्मियाँ रहीं। तो अब की बार भारत अपनी नेवी का इस्तेमाल करेगा, और ये वाला जो साइड है, जो राजस्थान और हमारा सिंध का एरिया है, यहाँ से भारत अब एग्रेशन का आगाज करेगा, और नेवी भी आ जाएगी, इंडियन नेवी को भी इस्तेमाल करेंगे। उन्हीं दिनों में राजनाथ सिंह ने एक स्टेटमेंट भी दी थी, अगर मैं गलत नहीं शायद अक्टूबर 2025 में, कि हमें पता है कि सरक्रीक से कराची का जो रास्ता है वो हमें आता है। मीन्स कि उसने ये धमकी देने की कोशिश की ना, गिदड़ बबकी थी उसकी, कि हम यहाँ से अटैक को इनिशिएट करेंगे। अच्छा, जो सरक्रीक का मामला है, ये पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो डिस्प्यूटेड मामला आते हैं उनमें से एक है। कश्मीर का मामला है, सियाचिन का मामला है, सरक्रीक का मामला है। 1908 में 1908 में उस वक्त राउफ कच्छ और जो सिंध के हुक्मरान थे, उनके दरमियान इस मामले के हवाले से प्रॉब्लम्स शुरू हुई। ये इसमें आबादी नहीं है, ये इस काबिल नहीं, ये दलदली इलाका है, लेकिन यहाँ पर आप कह लें कि स्ट्रेटेजिकली भी, अदरवाइज कुछ लोगों का ख्याल है कि ये बड़ी रिच लैंड है इस एतबार से कि यहाँ पर शायद इस बात का गुमान है कि यहाँ पर तेल के और गैस के ज़खायर भी हो सकते हैं। दलदली है। सेकेंडली, वहाँ पर कोई यूनिक किस्म की कोई मछली है, मैं नहीं जानता वो कौन सी है। फिर और कुछ जो समंदरी कुछ हयात के कुछ हैं, इस तरह की चीज़ें जो वहाँ से बड़ी अच्छी क्वालिटी की मिलती हैं। तो वो लोग जो वहाँ पर आते हैं वो सिर्फ उसी पर्पस के लिए आते हैं, आबादी नहीं है वहाँ पर। तो 1908 में दोनों के दरमियान मामला ख़राब होते हैं इस स्पेसिफिक एरिया पर, जो 1914 में अल्टीमेटली सेटल होते हैं बॉम्बे गवर्नमेंट रेजोल्यूशन के नाम से। उसमें जो ये सारा इसकी मैपिंग हुई, और मैपिंग के बाद ये सारा एरिया बुनियादी तौर पर सिंध के हवाले हुआ, और इसका एक जो अगले बॉर्डर के अगली तरफ चीज़ें हैं वो फिर राउफ कच्छ को, जो अब इंडियन गुजरात की टेरिटरी है, वहाँ पे आता है। तो भारत का जिस वक्त हमारी पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो पार्टीशन हुई 47 में, तो उसमें भारत का क्लेम ये था कि ये आधा हमारा है, आधा पाकिस्तान का है। लेकिन पाकिस्तान ने हर फोरम पर अपना केस इस्टेब्लिश किया और बताया, कन्विंस किया कि ये किस तरीके से पाकिस्तान का बनता है। अब उसकी टेक्निकल डिटेल्स वो बड़ी लंबी हो जाएंगी। इस वक्त मालूम ये है कि भारत ने वहाँ पर अपने क्रीक क्रोकोडाइल कमांडोज जो हैं वो डिप्लॉय किए हुए हैं। फिर उन्होंने हेवीली अपने एसिड्स भी वहाँ पर डिप्लॉय किए हैं इंडियन नेवी के, और जो गुज़िश्ता साल की एक्सरसाइज थी उसमें उन्होंने ये एरिया भी कवर किया। अब हमने अपने दिफा के लिए, दुनिया की हर फौज एक्सरसाइज करती है, तो हमने जो अबाबील एक्सरसाइज शुरू की, हमने होवरक्राफ्ट्स अपनी डिप्लॉय की, हमने अपने SSG कमांडोज डिप्लॉय किए, हमने अपनी पोस्ट, चूँकि हमें सर्वेलेंस की ज़रूरत है ना, वहाँ पे हमारा दुश्मन घटिया अप्रोच का मालिक है,
तो हमने अपनी पोस्ट्स बढ़ाई। तो अब इससे भारत को खौफ है, भारत को अब ये खौफ खाया जा रहा है कि कहीं पाकिस्तान ने यहाँ से कुछ करना ले। हाँ, अब पाकिस्तान की कैपेबिलिटीज़ और एबिलिटीज़ से उनकी फ़ौज भी वाकिफ़ है, उनकी हुकूमत भी वाकिफ़ है, उनके लोग भी वाकिफ़ हैं। तो वो अब इस चीज़ से खौफज़दा है। हम लोग कभी भी हमला करने में इनिशिएट नहीं करते चीज़ों को। आप तारीखी तौर पर देख लें कि ये हमेशा जब भी एग्रेशन का आगाज़ हुआ है वो भारत की जानिब से हुआ है, हमने सिर्फ उनको मुंहतोड़ जवाब अंजाम दिया तक है। पहुंचाया। तो ये जो बात की थी ना राजनाथ सिंह ने कि हमें सरक्रीक से कराची का रास्ता आता है, तो 65 में तो इनको जिम खाना में नाश्ता भी करना था, ये नाश्ता नहीं कर सके, बल्कि नाश्ते के इनके तो रात के खाने भी हाँ। अपने घरों के भी मिस हो गए थे। तो अभी इनको सरक्रीक का से कराची का रास्ता आता है, बातें कर लें, गीदड़ बबकियाँ जो मर्जी दे दें। इनको पता है कि जब भी यहाँ से एग्रेशन का आगाज़ करेंगे उस इलाके में जो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है वो पाकिस्तान के पास है। को है। फिर पाकिस्तान की फोर्सेस की कैपेबिलिटी से भी वो अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं, उनको अपने लोगों की हैसियत और औकात का भी पता है। तो जब भी यहाँ से एग्रेशन का आगाज़ होगा उस वक्त ये मामला रिजॉल्व हो जाएगा, और उसका रिजॉल्व एक ही है कि ये सरक्रीक का पूरा इलाका जो है वो पाकिस्तान का होगा, पाकिस्तान के कब्जे में होगा इंशाल्लाह। और पाकिस्तान की नेवी उससे आगे जाने की भी सलाहियत रखती है, इनको घरों से निकाल के इनको उधेड़ फेंकने की भी सलाहियत रखती है। पाकिस्तान की सारी फोर्सेस की जो सलाहियत है उनसे ये वाकिफ़ हैं, उनकी कैपेबिलिटी से ये वाकिफ़ हैं। तो ये डरपोक हैं, बुज़दिल हैं, जो हमारी मिलिट्री एक्सरसाइज से इतने खौफज़दा हो गए हैं। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि जब मैदान जंग में चीज़ों का आगाज़ होगा तो फिर और क्या यहाँ से होगा? नारा तकबीर अल्लाहु बुलंद अकबर होगा। की सदाएं बुलंद होके जब हम इनकी जो है वो इनको तहस नहस करेंगे, इनका असल में इंडिया बंदोबस्त वाले करेंगे, जो तो ना क्या ये आलम होगा। अबाबील के नाम से भी खौफजदा हैं। सर इनको इनको अंगूर से भी खौफ है, इनको अबाबील से भी खौफ है, इनको आपसे भी खौफ है। हाँ, ये तो तो फिर अभी हमारे पॉडकास्ट के नीचे भी जो गुफ्तगू वो आप इनके देंगे। कमेंट्स हाँ देखें जी। तो आपको अंदाजा, ये बुनियादी तौर पर बुज़दिल, घटिया, कायर, नकारा, नखट्टू लोग हैं। तो ये कर कुछ नहीं सकते, बातें कर सकते हैं, बातें करने दें इनको, औकात और हैसियत इनको इनकी भी पता है और दुनिया